माय डियर लर्नर्स, आज हम करेंगे भारत का आकार, विस्तार एवं स्थिति कि भारत का आकार कैसा है, उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और ग्लोब पर उसकी स्थिति क्या है, विश्व के परिमंडल पर उसकी स्थिति क्या है। तो यदि हम भारत के आकार विस्तार की बात करें तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार और जो देशांतरीय विस्तार है उसको ध्यान में रखते हैं तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। जैसे कि ये चित्र में दिखाया गया है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में और ग्रीनविच प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा के पूर्व में है। तो इसलिए जो भारत की स्थिति है वह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ती है। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है कि ये जो क्षैतिज रेखा है, भूमध्य रेखा है, इसको हम अक्षांश रेखा कहते हैं और जो ये लंबवत रेखा है, खड़ी हुई रेखा है, ग्लोब के ऊपर जो खिंची हुई होती हैं उनको लॉन्गिट्यूड्स या देशांतर रेखा कहते हैं। तो यदि भारत के अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो भारत की जो मुख्य भूमि है, भारत की मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है, जैसे कि इस चित्र में भी दिखाया गया है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से इसकी अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है और उत्तर में जो है कश्मीर की तरफ जाते जाते इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वह 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो इस प्रकार से इसकी कुल लंबाई बनती है, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, 3214 किलोमीटर। ऐसे ही यदि भारत के देशांतरीय विस्तार की बात करें तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होकर और पूर्व की तरफ बढ़ता हुआ भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वह 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। यदि फिजिकल डिस्टेंस मापते हैं तो इसकी कुल लंबाई गुजरात से और इधर मणिपुर तक यदि इसकी कुल चौड़ाई देखते हैं तो वह इसकी जैसे चित्र में दिखाया गया है तो इसकी जो कुल चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर है। तो इसलिए इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार ये लगभग दोनों 30 ही हैं, परंतु लंबाई चौड़ाई में अंतर है। इसकी चौड़ाई 2933 किलोमीटर है और इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर है। वो इसलिए है क्योंकि अक्षांशीय जो रेखाएं होती हैं, जो अक्षांशीय वृत्त होते हैं, वो एक दूसरे के समानांतर होते हैं। उनकी भूमध्य रेखा पर भी जो है आपस में 111 किलोमीटर का ही अंतर होता है और ध्रुवों पर भी आपस में 111 किलोमीटर का ही अंतर होता है। जबकि जो देशांतर रेखाएं हैं तो जैसे जैसे देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ती हैं तो उनमें आपस में अंतर कम होना शुरू हो जाता है। वैसे एक देशांतर से दूसरी देशांतर रेखा में भूमध्य रेखा पर अंतर 111.3 किलोमीटर का होता है। तो इसलिए अक्षांश रेखाएं समानांतर होने के कारण, लेकिन देशांतर रेखाएं समानांतर न होने के कारण जो है भारत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर है, परंतु दोनों का अक्षांश या विस्तार और देशांतरीय विस्तार वो लगभग समान ही है। तो इस प्रकार से तो भारत की जो स्थिति है उसके पड़ोसी देश पाकिस्तान, पश्चिम दिशा में पाकिस्तान, इधर अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और यदि दक्षिण की तरफ आते हैं तो दक्षिण की तरफ श्रीलंका और मालदीव जो है दो पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका और मालदीव को जैसे कि चित्र में भी दिखाया गया है कि ये जो पाक जल संधि है
यह श्रीलंका और भारत को एक दूसरे से अलग करती है। तो पूर्व में इसकी जो जल राशि है उसका नाम बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व में स्थित है। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। तो यदि मुख्य भूमि की बात न करके संपूर्ण भारत की विस्तार की यदि बात करते हैं तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा बिंदु है, जो कि 2004 में सुनामी आने पर नष्ट हो गया था। तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। इस प्रकार से संपूर्ण भारत का जो विस्तार है वैसे वह 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। और दक्षिण में भारत के हिंद महासागर है। भारत को पहले हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था, तो इसलिए भारत के नाम पर ही इस महासागर का नाम पड़ा है, जिसे हिंद महासागर या इंडियन ओशन कहते हैं। तो दक्षिण में मालदीव देश है जो कि लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है, जो कि भारत का दक्षिणी पड़ोसी देश है। तो ये लक्षद्वीप समूह जो है ये अरब सागर में स्थित है। तो यदि भारत की तटीय रेखा की लंबाई की बात करते हैं तो भारत की तटीय रेखा की लंबाई जैसे गुजरात से शुरू होके और इधर कन्याकुमारी से होती हुई और इधर पश्चिमी बंगाल तक जाते हुए और जो लक्षद्वीप समूह हैं उनकी तटीय रेखा को जोड़ते हुए भी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो तटीय रेखा है, इन टोटल यदि हम इनका टोटल करते हैं तो भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई वो 7516.6 किलोमीटर है। तो भारत का जैसे कि हमें पता है भारत उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, क्योंकि भारत के जो कर्क रेखा है वो मध्य से गुजरती है, जिसका अक्षांश 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो यह भारत को 2 भागों में बांटती है। तो इस मध्य से गुजरने से भारत की जलवायु पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। भारत की जलवायु जो है विश्व में एक अद्वितीय जलवायु मानी जाती है। तो भारत से कौन कौन से राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो यदि उसकी बात करते हैं तो सबसे पहले जैसे ये राज्य है, ये है आपका गुजरात राज्य से गुजरती है, राजस्थान राज्य से गुजरती है, मध्य प्रदेश राज्य से गुजरती है, नंबर 4 छत्तीसगढ़ राज्य से गुजरती है, झारखंड राज्य से गुजरती है, पश्चिमी बंगाल राज्य से गुजरती है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिपुरा से गुजरती है, ये त्रिपुरा छोटा सा दिखा रखा है, और ये आपका जो है मिजोरम राज्य से। तो इन जो है राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं, यूपीएससी एग्ज़ाम है, आईएएस हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसमें पूछा इनमें से कौन से राज्य में से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो इसलिए ये हमें बड़े ध्यान से याद रखने होते हैं। तो ये भारत का जो है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, और ये पड़ोसी देश हैं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार भी समान है और देशांतरीय विस्तार भी लगभग समान है, 30 के आसपास ही है। इसकी हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो भारत के जो समय की यदि हम बात करते हैं तो भारत का समय जैसे कि हमने देखा कि ये देशांतर रेखाओं में भी अंतर जो है 30 मिनट का है, और 1 डिग्री देशांतर पर समय में 4 मिनट का अंतर पड़ जाता है। अर्थात यदि हम ग्रीनविच प्रधान मध्याह्न समय देशांतर रेखा से आगे बढ़ते हैं तो 0 से 1 डिग्री पर आते हैं तो 4 मिनट समय आगे बढ़ जाएगा, और यदि पीछे जाते हैं तो 4 मिनट समय पीछे चला जाएगा। अर्थात हमें 4 मिनट समय घटाना पड़ेगा। और इस प्रकार से हमारी पृथ्वी जो है एक चक्कर पूरा 24 घंटे में करती है। तो अर्थात 24 घंटे में 360 देशांतर रेखाएं वो सूर्य की किरणों के सामने से क्रॉस करती हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी पूरा एक चक्कर अपना पूरा
24 घंटे में करती है। तो 24 घंटे में जो यदि मिनट लगाएं तो 24 × 60, तो ये आ जाएगा आपका 1440। 1440 को यदि आप 360 से भाग देते हैं तो आंसर आ जाएगा 4 मिनट। अर्थात एक देशांतर से दूसरे देशांतर के समय में 4 मिनट का अंतर पड़ गया। और भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग 30 देशांतर है, इसलिए 30 देशांतर को जब हम 4 से गुना करेंगे तो 120 मिनट आते हैं। अर्थात भारत के सबसे पूर्वी स्थान सिलचर है, जैसे सिलचर की बात करें वहाँ के समय में, और गुजरात के पोरबंदर का जो पोरबंदर है वहाँ के समय में यदि हम बात करते हैं तो लगभग 2 घंटे का समय में अंतर पड़ जाता है। लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि जो सूर्योदय का समय, सूर्यास्त का समय पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश है जिसको हम जहाँ पर सूर्य सबसे पहले उदय होता है, गुजरात में सबसे बाद में उदय होता है, लेकिन सूर्योदय का समय, सूर्यास्त का समय सभी अखबारों में, सभी न्यूज़ में जो है एक ही दर्शाया जाता है, क्योंकि 2 घंटे के समय के अंतर को, इस समस्या को दूर करने के लिए भारत ने मानक समय देशांतर रेखा निश्चित की है, जैसे कि पूरे विश्व में निश्चित की जाती है। तो ऐसे ही भारत का जो समय है, इलाहाबाद यूपी में पाए जाने वाले इलाहाबाद नामक स्थान के पास से मिर्ज़ापुर नामक स्थान से गुजरने वाली रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ये जो रेखा दिखाई गई है यहाँ पर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो रेखा है, इसके अनुसार संपूर्ण भारतवर्ष का समय निर्धारित किया जाता है। तो जब इस पर 12 बजते हैं तो संपूर्ण भारतवर्ष की घड़ियों में 12 बजाए जाते हैं, 12 बजते हैं। तो इसलिए संपूर्ण भारतवर्ष में समय की समस्या को दूर करने के लिए इस मानक समय देशांतर रेखा के अनुसार पूरे भारतवर्ष का समय निश्चित होता है। इसलिए सूर्योदय का समय और सूर्यास्त का समय पूरे भारतवर्ष में एक ही दर्शाया जाता है। तो यदि भारत के व्यापारिक दृष्टि से विश्व के साथ संबंध की बात करते हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से विश्व के अन्य देशों के साथ संबंधों की बात करते हैं, तो भारत की जो स्थिति है विश्व में बहुत ही अहम है, बहुत ही अद्वितीय है। यह हिंद महासागर के बिल्कुल शीर्ष पर स्थित है। इसको यह डिवाइड करता है, मध्य भाग से 2 भागों में बांट देता है। तो हिंद महासागर के बिल्कुल शीर्ष पर भारत की स्थिति होने का सांस्कृतिक रूप से और व्यापारिक दृष्टि से दोनों तरफ से भारत को प्राचीन समय से ही लाभ मिलता आ रहा है। इसलिए भारत की जो संस्कृति है वो विश्व में सबसे शाश्वत संस्कृति मानी जाती है। और यदि व्यापारिक दृष्टि से बात करते हैं तो जो पश्चिमी एशियाई देश हैं, जो कि जैसे पेट्रोलियम उत्पादक देश हैं, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, तो इनसे भी भारत जो है आसानी से व्यापार करता है। कोई भी व्यापारिक देश यदि पूर्व में व्यापार करता है या पश्चिम में व्यापार करता है तो हिंद महासागर में भारत की स्थिति मध्य होने के कारण तो भारत से उसको जाकर गुजरना पड़ता है। तो इसलिए अफ्रीका के जो पूर्वी देश है उनके साथ भी यहाँ पर ये हम संसार का मानचित्र भी देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पर जैसे ये भारत है, भारत के पश्चिम में ये पेट्रोलियम उत्पादक कंट्री हैं, अरब प्रायद्वीप ये दिखाया गया है, यहाँ पर सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत ये देश दिखाए गए हैं। तो इनके देश भी भारत आसानी से व्यापार करता है। जो अफ्रीका के ये जो पूर्वी देश हैं इनके साथ, और या फिर इधर जो पूर्वी एशियाई देश हैं, दक्षिणी एशियाई देश हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, तो इससे जो है भारत आसानी से व्यापार करता है। विश्व के सभी देश भारत से होकर गुजरते हैं। तो व्यापारिक दृष्टि से भारत की जो स्थिति है हिंद महासागर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 1869 में जब अरब सागर और लाल सागर, ये लाल सागर दिखाया गया, देखिए यहाँ पर अफ्रीका के साथ में, और यहाँ पर ये जो है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़कर जब सुएज नहर का निर्माण
किया गया। ये देखिए यहाँ पर ये स्वेज के नामक स्थान है। इस जल डमरू मध्य को काटकर स्वेज नहर का निर्माण किया गया और 1869 में जब यह स्वेज नहर निर्मित हो गई तो भारत का जो व्यापारिक दृष्टि से जो महत्व है वह और भी ज़्यादा बढ़ गया। तब हम इस रास्ते से पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ भी बहुत अधिक व्यापार करने लगे और विश्व में हमारा स्थान अद्वितीय होता चला गया। इस रास्ते से हम, चाहे वह उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, इनके साथ पूरे विश्व के सभी देशों के साथ आज हम संबंध स्थापित करके व्यापारिक दृष्टि से जो है पूरे ग्लोब पर अपना विशेष स्थान बनाने में सफल हुए हैं। थैंक यू। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सभी को भेजें और सब्सक्राइब करने के लिए कहें। आगे अच्छी वीडियो जो है आपको दी जाएंगी, आपके लिए अपलोड की जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।